बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल क्योंकि 2-3 दिन पहले चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी 7 साला जो है ना तकरीबात मनाई गई हैं। 100 साल पहले ये पार्टी मार्ज़ वजूद में आई थी और इसने चाइना की तामीर नौ जो थी ना बिल्कुल ट्रैश से शुरू करके तो आज देख लें दुनिया में सारे जो पॉजिटिव और रियलिस्टिक जो पॉइंट होते हैं ना, अगर उनके ऊपर पॉइंट काउंटिंग की जाए तो चाइना ही इस वक्त जो है ना दुनिया की इन रियल सेंस जो है ना सुपर पावर है। और आइंदा भी उसकी जो ग्रोथ है हर शोबे में हर लिहाज से वो बाकी दुनिया को मज़ीद गुज़रते वक्त के साथ साथ पीछे छोड़ता जाएगा। मैं आपको आज की वीडियो में कुछ अपने ज़ाती मुशाहदात बताऊंगा जो मैंने अपने ज़ाती तजारती दौरों के दौरान चाइना में देखा, और जो कि देखने के बावजूद इंसान जो होता है ना वो लगता है जैसे आपको ख्वाब देख रहे हैं। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट चाइना में हुई है, हो चुकी है और जो हो रही है चीज़ें, ये मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। पहले सबसे मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी कि मैं जो वहाँ देखा जो फैब्रिकेशन जो कंपनी है ना, जो कि जो इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने वाली जो कंपनी है, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो मैंने डिफरेंट जो सेक्टर हैं उसमें एडिबल ऑयल था, पोल्ट्री था, और जो पोल्ट्री से रिलेटेड जो मशीनरी है, पोल्ट्री का रॉ मटेरियल अदर दैन सोयाबीन मील बनाने वाली जो इंग्रेडिएंट बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, उसकी मशीनरी इंजीनियरिंग बनाने वाली जो कंपनियाँ थी, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, मल्टी-बिलियन डॉलर बजट वाली कंपनियाँ थी। तो वहाँ जो बड़ी हैरान कुन और मुतासर कुन जो चीज़ नज़र आई ना मुशाहदे में, वो ये कि निज़ाम वहाँ हुकूमत ने इस तरह का बनाया हुआ है कि एक लेवल की जो कंपनीज़ है ना उससे शुरू होके तो ऑनवर्ड जो है ना, हर कंपनी में जो होता है ना 2 सीईओ होते हैं। एक सीईओ उस कंपनी का वो होता है जो रियल ओनर ग्रुप का होता है, या जो अगर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी जो एक चाइनीज़ नेशनल है वो रख सकता है। कोई वहाँ अब जो है ना पाबंदियाँ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी है फॉर कैरिंग ऑन इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। गवर्नमेंट का उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जर्वर सीईओ जो होता है ना, वो एक लेवल के बाद हर कंपनी की वो इन्विजिलेशन भी करता है, ऑब्ज़र्व भी करता है, और वो सिर्फ ये नहीं है कि और उनके काम में जो एक्चुअल जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक्चुअल जो मैनेजमेंट होती है, उसके काम में वो मुदाखलत कोई नहीं करता। उसका काम ये होता है कि उसने ऑब्ज़र्व करना है, प्रैक्टिकली देखना है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई एक्टिविटी जो है ना स्टेट के ख़िलाफ़ ना हो रही हो, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। डिसिप्लिन कायम इस तरह होता है। अगर हर कोई अपने अपने 1.5 दिन की मस्जिद अलग बनाता रहेगा तो वो फिर वही होगा जो हमारे यहाँ हो रहा है। वो जो सीईओ होता है ना, वो फिर ये क्या करते हैं कि उन इंडस्ट्रीज़ की रियल जो उनकी नीड होती है ना वो नोट करते जाते हैं, और वो फिर डेटा कंपाइल होकर एक सेंट्रल उनकी प्लेस पे चले जाता है। वहाँ फिर स्टेट के पास अपने इन जो अपॉइंटेड जो प्लेस्ड और जो डिप्यूटेड सीईओज़ होते हैं ना, इनके ज़रिए स्टेट के पास हर इंडस्ट्री की रियल नीड उनके पास आ जाती है। अब मैं आपको मिसाल एक चीज़ पे मरकूज़ करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए व्हाट आई वांट टू से। अब उनके पास जो स्टील की डिमांड जमा होगी स्टेट के पास, कि जो स्टील शीट जो है ना, जिससे कि सारी इंडस्ट्री का एक समझो वो रॉ मटेरियल होता है। स्टील शीट से पाइप बनने हैं, वेसल्स बनी हैं, मशीनें बननी हैं, वो समझे एक बेसिक रॉ मटेरियल जो है ना स्टील शीट जो है ना। अब उन पूरे चाइना की डिमांड एक साल की जो है ना उनके एक कमांड ऑफिस में आ जाती है थ्रू दी सीईओ, जिन्होंने फिज़िकली ऑब्ज़र्व करके हुकूमत को वो बताते हैं। अब वो जो रॉ मटेरियल वो हुकूमत फिर ऑर्गेनाइज़ करती है, जो फ्रंट पे और प्रैक्टिकली प्राइवेट अदारे ही करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उनके साथ लाइजन कर रही होती है। गवर्नमेंट उनको उसके लिए फैसिलिटेट करती है, फंड्स भी देती है, सपोर्ट भी देती है। कहीं वो अगर कहीं स्टक हो जाए और उसमें कोई कसूर ना हो तो फिर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है। नतीजा क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल जब इकट्ठा पूरा एक हुकूमत के पास आ जाता है, वो फिर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि इसको बाइंग कैसे करनी है। और कई दफ़ा ये होता है कि वो उनकी स्ट्रेटजी का
हिस्सा भी होता है, या उनका ट्रेडिंग कह लें, ट्रेड ट्रिक कह लें, या ट्रेड स्ट्रेटजी कह लें। कई दफ़ा ये होता है कि वो वही चीज़ जो उन्होंने ख़रीदनी होती है ना, वो पहले दे स्टार्ट सेलिंग इन द मार्केट, दे डोंट डिस्क्लोज इन द मार्केट कि हमारे पास इस चीज़ की शॉर्टेज। ये कुदरती फिनोमेना है कि जब बायर की शॉर्टेज की पल्स जो है वो सेलर के कान में पहुंच जाएगी तो वो चीज़ें की कीमतें बढ़ा देते हैं। अब ये क्या होता है, स्टेट जब, वो भी चाइना की स्टेट जब पीछे आती है ऐसी स्ट्रेटजी के, वो फिर रॉ मटेरियल जब ख़रीदने पे आते हैं ना, तो फिर अपनी मर्ज़ी से इतने वो बड़ा उनका वॉल्यूम होता है ख़रीदने का कि उनकी जो बाइंग की खबर आती है मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुलिश सेंटीमेंट आ जाता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा बुलिश सेंटीमेंट ना बने, और स्टेट उसकी जो है ना वो सपोर्ट करती है। मतलब वो नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होती, एक ट्रेड है, आपके पास आप कोई भी चीज़ बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। तो वो ये स्टील की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने 1000 मिलियन टन किसी एक टाइम पीरियड में ख़रीदना है ना, वो कई दफ़ा होता है कि 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन वो सेल भी कर देते हैं। वो मार्केट का सेंटीमेंट चेक करने के लिए, वो कोई उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, मार्केट का सेंटीमेंट चेक करने के लिए वो बेचने पे आए थे कि ठीक है जी, हम रियल मार्केट की जो पोटेंशियल है वो हम चेक कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले, जो प्रॉफिटीरिंग वाले जो अदारे होते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, वही चीज़ जो सप्लाई करने वाले, बनाने वाले, जो स्टील शीट है, अब वो जो होता है ना, उन्हें होता है कि अब हम ना एक्चुअल प्राइस जो ना वो लेके आएँ, जो है ना बुलिश, एक्स्ट्रा बुलिश जो है ना सेंटीमेंट, वो फिर वो कैश नहीं करा सकते। तो नतीजतन क्या होता है कि फिर चाइनीज़ हुकूमत की सपोर्ट के साथ उनके वो अदारे जो ख़रीदने जाते हैं मार्केट से, ये रॉ मटीरियल स्टील शीट की मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसकी कीमतें फिर बड़ी, उनको रीज़नेबल प्राइस जो होती है ना, वो कम से कम इतना ज़रूर होता है कि ये जब बाइंग पे आते हैं ना, तो पहले ये कोशिश करते हैं कि 100 रुपये वाला जो यूनिट है ना, ये 60-70 रुपये का ख़रीदा जाए। तो और उनका हक़ है, वो बड़े बायर हैं, उन्होंने सारी दुनिया को उसकी मशीनरी बना के सप्लाई करनी है। अगर वो महंगा रॉ मटेरियल ख़रीद लेंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे पैसे कमाएँगे। तो वो इस तरीके से गवर्नमेंट जो होती है वो अपने एंटरप्रेन्योर को एक इज्तिमाई सपोर्ट करती है, और ये किसी WTO के किसी जो होते हैं ना, इनका जो चार्टर है उसकी वायलेशन भी नहीं होती। ट्रेडिंग में तो आप आज़ाद है ना, आप चीज़ें बेशक ख़रीदें बेशक बेचें, ये आपका राइट है। तो वो फिर जो मोस्ट जो होती है ना फिजिबल प्राइस, वो हासिल करने में स्टेट अपने इदारों को, तजारती इदारों को गाइड भी करती है, सपोर्ट भी करती है, मदद भी करती है, और उनको एजुकेट भी करती है। सारी दुनिया का जो डेटा होता है वो भी उनको मुहैया कर देती है कि हाँ जी, ये चीज़ फ़लाँ जगह से अगर आप लेंगे तो आपको इतना उसमें फ़ायदा होगा, इतना आपको बचत हो जाएगी। तो ये सपोर्ट जब मैन्युफैक्चरिंग अदारे को मिलती है तो उनका क्या होता है कि उनको रॉ मटेरियल जो होता है ना, वो एज़ कम्पेयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उनको वो बड़ा सस्ता मिल जाता है, और उनकी फिजिबिलिटी, उनकी जो होती है ना कॉम्पिटिटिवनेस दुनिया में, वो बेहतर हो जाती है। और यही वजह है कि आप देखें कि जो हम लोग समझते हैं ना शायद कभी चाइना की चीज़ें जो है वो सस्ती म्यार ना होने की वजह से होती हैं, ऐसा नहीं होता। असल में ये होता है कि उनकी रॉ मटेरियल की जो बाइंग है ना, वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, और जो मिनिमम पॉसिबल प्राइस ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में होती है ना, वो उस प्राइस को उन्होंने अवेल किया होता है थ्रू जो है ना प्लान जो होता है ना इंटरेक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये हुकूमत इस लेवल पे आके अपने जो होते हैं ना कारोबारी अदारे, उनको मदद करती है, सपोर्ट करती है, टेक्निकल सपोर्ट देती है, फाइनेंशियल भी देती है। और उसके बाद अभी तक चाइना में, अभी तक जहाँ तक मेरा इल्म है, अभी तक कुछ जो उनके सेक्टर हैं उनको 8 to 9% तक सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। अब सब्सिडी देने का उनका जो निज़ाम है वो इतना सिंपलीफाइड है कि सिंपली अगर कोई अदारा जो है ना वो अपनी स्टेट को ये बावर करा दे कि ये फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में किसी अदारे के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्होंने मशीनरी वहाँ बेचनी है, 100 रुपये का फ़र्ज़ करें कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अब वही जो CEO जिनको जो पहले जिसका मैंने जिक्र किया आपको, वो CEO वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये जेन्युइन है, और आगे जो बायर जो ये मैन्युफैक्चरर जो लोकल चाइनीज़ वो मेंशन कर रहा है क्या वो बायर भी जेन्युइन है, और उस बायर में कैपेसिटी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जीक्यूट कर लेगा। जब उसकी तसल्ली हो जाती है तो वो वहाँ ये नहीं इंतज़ार किया जाता कि पहले कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई होगा, मटेरियल जाएगा, उसकी पेमेंट आएगी, फिर इनको सब्सिडी नहीं, वो ये कॉन्ट्रैक्ट की जेन्युइननेस वेरीफाई करने के बाद ही गवर्नमेंट जो है ना वो उनको जितनी भी सब्सिडी उसमें होती है ना अलाउड, वो उनको दे दी जाती है। अब इसका आप ये देखें कि 2 फैक्टर जमा हो गए मैन्युफैक्चरर के लिए, एक तो रॉ मटेरियल हुकूमत के तावन से सस्ता ख़रीद लिया, दूसरा बनाने से पहले अगर उनको 8-9% 10% जितनी भी सब्सिडी उसमें अलाउड है वो मिल गई, तो वो अब जब मैन्युफैक्चरिंग करेगा
तो दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो मेरी एक ज़ाती मुशाहदा था कि, और ये मैं इसलिए बयान करूँ, ये हमारे रेगुलेटर के लिए भी सोचने की बात है कि हमारे हुकूमती अदारे जो है ना, वो सिर्फ कारोबारी अदारों को पनिशमेंट देने के लिए, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करने के लिए, शो कॉज नोटिस देने के लिए, ऑडिट करने के लिए ही सारा जोर ना लगाएं। ये भी देखें कि अगर वो, मैं अक्सर कहता हूँ कि जज़ा और सज़ा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। अगर आप सज़ा की तरफ जाते हैं, जज़ा भी देखें ना, फैसिलिटेट देखें आप कैसे करते हैं। और आपके सामने मिसाल है, चाइना का रोल मॉडल लें, उसको देखें कि वहाँ की हुकूमती मशीनरी क्या कर रही है, अपने कारोबारी अदारों को कैसे वो सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है, तावन कर रही है। तो ये एक मैंने सिर्फ एक सेक्टर का आपको बयान किया, और ऐसे मज़ीद भी मैं आपको मुख्तलिफ सेक्टर के बारे में आने वाले वक्तों में बताता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका।